Hello everyone, welcome to today's analysis of the Hindu. आज का हेडलाइन है कि इन्फ्लेशन मूव्स अप मार्जिनली टू 0.7% इन नवंबर। तो अगर जो इन्फ्लेशन का टारगेटिंग है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का आरबीआई का, वो होता है 4 ± 2%। कि 4% इज आइडियल, लेकिन +2 ± 2% भी चलता है, उतना तक झेला जा सकता है। तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी का जो भी टारगेट है, आरबीआई का जो भी टारगेट है, उससे बहुत नीचे है। और ये तो बहुत नीचे है, किसी भी ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए इतना कम इन्फ्लेशन अच्छा नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा इन्फ्लेशन, मॉडरेट इन्फ्लेशन इज गुड फॉर ग्रोथ। तो इस पे सरकार को सोचना पड़ेगा कि क्या होगा। क्या इसमें ढेर सारा आपको डेटा मिलेगा कि इस सेक्टर में इतना है, इस सेक्टर में इतना है। ये सब में आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, वो सब आप स्किप कर सकते हो। आपको जो दिमाग में रखना है वो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होता है, और उसके कितने मेंबर्स होते हैं। 6 मेंबर होते हैं, गवर्नमेंट के 3, आरबीआई के 3। और उसका जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है, आरबीआई के गवर्नर होते हैं। वो डिसीजन कैसे लेते हैं, तो बाय मेजोरिटी लेते हैं। और अगर इन केस ऑफ अ टाई, आरबीआई गवर्नर के पास एक कास्टिंग वोट होता है। तो आपको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग, तो इन्फ्लेशन बोलते किसको है, तो एक स्टैटिस्टिक निकलता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई। वो निकालता है एनएसओ। उसको लेकर के उसका जो वेरिएशन होता है, उसको हम लोग इन्फ्लेशन में गिनते हैं। तो ये सीपीआई एनएसओ निकालता है, और इसका बेस ईयर है 2011-12। उसके बाद एक ऐसा ही एक और इंडेक्स है, डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स। उसको निकालता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। इसका भी बेस ईयर है 2011-12। और फिर इस दोनों पे एक पीवाईक्यू देखेंगे लास्ट में। फिर एक होता है जीडीपी डिफ्लेटर। अब जैसे सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में क्या होता है कि कुछ बास्केट ऑफ गुड्स होते हैं। अगर आपको जानना है कि किस, मतलब प्राइस ऊपर नीचे गया तो किसका प्राइस ऊपर नीचे गया, तो सीपीआई में भी, डब्ल्यूपीआई में भी एक बास्केट ऑफ गुड्स होता है। तो अगर उसके बास्केट ऑफ गुड्स के बाहर अगर कोई गुड्स है, उसको ये काउंट नहीं कर रहा है। तो वो सबको हम लोग को काउंट करने के लिए यूज करना पड़ता है जीडीपी डिफ्लेटर। ये क्या करता है कि नॉमिनल जीडीपी को डिवाइड करता है रियल जीडीपी से। अब फॉर एग्जांपल, रियल जीडीपी का बेस ईयर है 2011। तो वो फिर बढ़ना चालू करेगा। जीडीपी अपना बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। और नॉमिनली अभी अगर 2025 में आकर के जीडीपी इतना हो गया है, तो इन्फ्लेशन के कारण भी जीडीपी बढ़ेगा। क्योंकि अगर प्राइस बढ़ रहा है, जीडीपी का मतलब होता है द कॉस्ट, द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। तो अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, लेकिन जो गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू है वो अगर बढ़ जाए, तो ऑब्वियसली जीडीपी बढ़ जाएगा। तो इसको डिस्काउंट करने के लिए एक होता है रियल जीडीपी, जो बेस ईयर पे काउंट होता है। तो नॉमिनल जीडीपी को अगर रियल जीडीपी से डिवाइड कर दिया जाए, तो उससे मिलता है हमको जीडीपी डिफ्लेटर, विच इज सेड टू बी अ बेटर डिटर्मिनेंट ऑफ इन्फ्लेशन देन सीपीआई। इसके अलावा एक कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स होता है, जो अलग अलग तरह के फूड प्राइसेस को मेजर करता है। इसके अलावा एक होता है जो ऑफन न्यूज में रहेगा, वो है हेडलाइन वर्सेस कोर इन्फ्लेशन। अब देखिए, जो सीपीआई है उसमें फूड का भी वेटेज होता है और फ्यूल का भी वेटेज होता है। लेकिन ये दोनों जो प्राइसेस होते हैं वो बहुत फ्लक्चुएटिंग होते हैं। तो जिस सीपीआई में अगर फूड और फ्यूल का प्राइस इंक्लूडेड है, तो उसको बोलेंगे हेडलाइन इन्फ्लेशन। अगर उन दोनों को निकाल दिया जाए, तब जो आएगा वो होगा कोर इन्फ्लेशन। तो इंडिया में यूज होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन, फूड और फ्यूल को इंक्लूड करके होता है। अभी मेंस के लिए आपको सीपीआई का और डब्ल्यूपीआई का जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो मालूम होना चाहिए। आप इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हो। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन ऊपर कैसे जाता है, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है, नीचे कैसे कब आता है, आरबीआई का उसमें क्या रोल है, उसको मेजरमेंट में क्या वो है, चैलेंजेस हैं। जैसे बेस ईयर एक चैलेंज है। अभी सरकार के कुछ दिनों पहले का पीआईबी का एक वो है, न्यूज़ है कि जो सीपीआई का और जीडीपी का और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो बेस ईयर है, उसको चेंज करने वाले हैं। तो उस न्यूज़ को आप लोग फॉलो करिएगा। उसको देखते हैं कब बेस ईयर चेंज होता है। तो ये सब आप ध्यान में रखिएगा, एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, जीडीपी डिफ्लेटर, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, और हेडलाइन वर्सेस कोर इन्फ्लेशन। अभी सीपीआई
के अलावा जैसे रूरल होता है, अर्बन होता है, कंबाइंड होता है, उसके अलावा एग्रीकल्चरल वर्कर्स का अलग होता है, लेबरर्स का अलग होता है, तो ढेर सारा तरह का सीपीआई आता है। लेकिन जो मेन जो है वो सीपीआई एनएसओ वाला है, जिसको यूज करते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग में। अब अगला न्यूज है, फॉर्मर बीजेपी एमएलए गुट्टेदार सन नेम प्राइम एक्यूज्ड इन आनंद वोटर फ्रॉड केस, बीजेपी एमएलए ऑफ मणिपुर कॉल टू दिल्ली, डीजीसीए सैक्स। ये न्यूज अभी तक चल रहा है, इंडिगो वाला। जुबीन डेथ केस, एसआईटी स्लैब्स मर्डर चार्जेस। ये हमारे ग्रैंड मास्टर हैं, उनका फोटो है। एडिटोरियल में आते हैं, FTAs for a start. Support for exports is a must for sustained gains for trade pacts. अभी न्यूज़ में आया था कि ओमान गए हैं प्रधानमंत्री साहब, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है, यूएस से बात हो रहा है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, टैरिफ वाला झंझट खत्म हो। तो इसमें वही सब दिया हुआ है। इसमें जो मेन आर्ग्यूमेंट है ना, वो ये है कि इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से प्रॉफिट से फायदा नहीं कमा पाया है। अगर एशियान का देखें तो एशियान से 2017 में हम लोगों का ट्रेड डेफिसिट इंडिया का $10 बिलियन था, और 2023 में बढ़ के वो $44 बिलियन हो गया। तो ये दिखा रहा है कि हम लोग जो अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, या तो यूज नहीं कर पा रहे हैं, या हम लोगों ने ढंग से उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन नहीं, मतलब उसको डिजाइन नहीं किए हैं ढंग से, उसको सेक्टर्स पे उसको ढंग से ये नहीं ध्यान दिए कि कौन सा एक्सपोर्ट होगा, कौन सा हाई वैल्यू एक्सपोर्ट है। अब क्या है कि हम लोग कर लिए कि हाँ राइस इतना क्वांटिटी में जा रहा है तो उसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लो, लेकिन कोई और गुड्स है जिसका वैल्यू राइस से ज्यादा है तो उसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, तो फिर उसमें उतना फायदा नहीं होगा ना। तो वही आर्ग्यूमेंट है, और वही ये है, इसको आप पढ़ सकते हैं। एक यहाँ पे कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, ये ईयू का है। एंडलेस ऑर्डियल ब्रिंगिंग ऑल कॉन्स्पिरेटर्स टू, ये जो केरला में एक जो एक्ट्रेस थी उनका सेक्सुअल असॉल्ट केस चल रहा था, उसमें 6 कॉन्विक्ट्स को 20 साल का रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मिला है, लेकिन जो मेन उसमें जो एक्यूज थे, जो दिलीप नाम है एक्टर का, वो छूट गए हैं, तो एक्विट हो गए हैं, तो उस पर बहुत हंगामा हो रहा है। ये पहले देखते हैं, क्रिटिकल स्टोरी दैट अ चंक ऑफ द मीडिया मिस्ड। ये करण थापर हैं, इंटरव्यू लेते हैं लोगों का। तो ये बेसिकली वही है जो जीडीपी का 8.2% ग्रोथ आया था, और उसके बाद उसी के एक दिन पहले आईएमएफ बोल दिया कि इंडिया का जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स है वो सी ग्रेड है। तो उसी पे है कि जो मीडिया है उसने उसको कवर नहीं किया, बस इतना ही आर्टिकल, आप इसको पूरे तरह से स्किप कर सकते हो। ये वाला थोड़ा इम्पोर्टेंट लगा मेरे को, कि इंडियन ओशन एज अ क्रेडल ऑफ न्यू ब्लू इकोनॉमी। एज सच ये आर्टिकल ये लिख रहा है कि इंडिया को इंडियन ओशन में अपना जो प्रेजेंस है उसको बढ़ाना चाहिए। आर्टिकल का जिस्ट वही है, लेकिन इस आर्टिकल में ढेर सारा चीज़ है जो मेरे को प्री और मेंस के हिसाब से इम्पोर्टेंट लग रहा है। तो पहला उसमें टर्म है यूएन क्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सीज। ये यूएन के अंदर है, जो लॉज ऑफ द सी, जो सीज का है ना, मतलब समुद्र और ओशियन, उसका ये बात करता है। ये एक क्लासिफिकेशन देता है। देखिए, अगर यहाँ पे ये बॉर्डर है, बॉर्डर मतलब ये यहाँ से अगर हम लोग बेस लाइन लेंगे तो ये 12 नॉटिकल माइल्स, 12 माइल्स तक ये टेरिटोरियल सी माना जाता है, मतलब उस कंट्री का ही पार्ट है ये। उसके बाद अगर आप यहाँ तक जाइएगा 200 माइल तक, तो ये एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। इसका आप जो रिसोर्सेज होता है ना, वो कंट्री उसको माइन कर सकता है। जैसे इंडिया को का जो फॉर एग्जांपल अगर आप कोस्ट लाइन लीजिएगा तो उससे अगर आप 200 माइल्स तक जाइएगा, नॉटिकल माइल्स तक, तो आपको वो इंडिया उसका जो भी रिसोर्सेज है बेड तक, वो उसको एक्सट्रैक्ट कर सकता है। उसके बाद आता है 200 नॉटिकल माइल्स के बाद हाई सीज। हाई सीज मतलब वो कॉमन है, वो किसी के जुरिस्डिक्शन में नहीं है, वो सबका है। तो ये जो हाई सीज है, इस पे एक ट्रीटी हुआ है, इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, वो अभी जनवरी में आने वाला है फोर्स में, उसको देखेंगे उसका। अब जैसे इसमें एक और थोड़ा छोटा सा पैराग्राफ था जो मेरे को अच्छा लगा, कि क्लाइमेट चेंज से जो ओशियन है उस पर क्या क्या असर पड़ रहा है। तो उसमें एसिडिफिकेशन हो रहा है, सी लेवल राइज तो हो ही रहा है, इलीगल फिशिंग के कारण असर पड़ रहा है। इसके अलावा एक चीज है, वो है कोरल ब्लीचिंग।
कोरल्स आपको पता होगा, एक कम्युनिटी होता है कोरल पॉलिप्स का और जूज़ैंथले एल्गे का। तो जब उसको ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है तो जो जूज़ैंथले होता है उसको एक्सपेल कर देता है और कोरल अपने आप उसको वो पूरा वाइट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग। तो ये भी वन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज है, एसिडिफिकेशन से भी कोरल ब्लीचिंग होता है। एक जो इसमें है COP30, COP30 आपको अच्छे से कवर करना है क्योंकि यूपीएससी प्री में भी और मेंस में भी पूछता है। आपको पता होना चाहिए कि पेरिस एग्रीमेंट क्या है, आपको पता होना चाहिए कि UNFCCC क्या है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। पेरिस एग्रीमेंट पता होना चाहिए और आपको COP28, COP29 और COP30 इसका सारा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से डिक्लेरेशंस हुए हैं, कौन कौन से प्लेज हुए हैं, क्या बात इसमें रह गया है, क्या बात इसमें हुआ है, क्या क्या चैलेंजेस हैं, डेवलप्ड कंट्रीज में क्या डिस्प्यूट है, ये सब आपको पता रहना चाहिए। 2025 में ही पूछा है एक क्वेश्चन COP28 पे, फिर एक क्वेश्चन COP29 पे, तो ये आपको पता रहना चाहिए। अब देखिए इसमें से एक, ढेर सारा हुआ है उसमें एग्रीमेंट्स, उसमें से एक का नाम है तो उसको हम ले लिए, वो है वन ओशियन पार्टनरशिप। इसका क्या एम है कि इट वांट्स टू मोबिलाइज $20 बिलियन फॉर ओशियन एक्शन बाय 2030। 2030 तक $20 बिलियन ये मोबिलाइज करना चाह रहा है वन ओशियन पार्टनरशिप। इसमें एम क्या है, बूस्ट ओशियन कंजर्वेशन एंड मेक ओशियन अ सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ क्लाइमेट सॉल्यूशन। तो ये वाला जो है पार्ट कि ओशियन को यूज करेगा क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए, वो कैसे कर सकता है, तो कार्बन सिंक होता है, ओशियन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कार्बन सिंक्स। उसके अलावा ओशियन जो है हीट डिस्ट्रीब्यूशन में मदद करता है, आपको पता होगा ज्योग्राफी में आता है, ओशियनोग्राफी में थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन, तो वो ग्रेट ओशन कन्वेयर बेल्ट वो आपको पता होना चाहिए, हीट डिस्ट्रीब्यूशन में मदद करता है। कोरल्स आपको बायोडाइवर्सिटी में मदद करते हैं, सी ग्रास भी ओशन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में मदद करते हैं। तो इसलिए ये लोग चाह रहे हैं कि हम लोग 2030 तक $20 बिलियन तक मोबिलाइज करें ताकि ओशियन को एक कार्बन क्लाइमेट चेंज को टैकल करने का एक मींस बनाया जा सके। ये COP30 में आया है, COP30 हुआ है बेलेम ब्राजील में। इसके बाद एक है यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस। ये जो कॉन्फ्रेंस है ये अभी नाइस में हुआ है, नाइस पेरिस में है, सॉरी पेरिस नहीं, फ्रांस में है। ये SDG 14 को वो करता है, प्रोमोट करता है या उसको अचीव करने का ट्राई करता है। आपको पता होना चाहिए कि SDGs टोटल कितने हैं, तो 17 हैं और इनको अचीव करना है 2030 तक। इसमें से जो 14 नंबर का है वो ओशियन लाइफ को लेके है। तो ये वाला जो UN ओशियन कॉन्फ्रेंस है ये SDG 14 को टारगेट करता है। इसका पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था 2017 में न्यूयॉर्क में, उसके बाद इसका हुआ 2022 में लिस्बन में, उसके बाद 2025 में नाइस में। ऐसा ही एक कॉन्फ्रेंस था जिसका 25 में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो ऐसा जो कॉन्फ्रेंस सब होता है UN का, छोटा मोटा या बड़ा सा भी जो भी, वो एक बार न्यूज में आता है, जब उसका कॉन्फ्रेंस होता है उसके बाद वो गायब हो जाता है और अगले बार आपको वो दिखता है UPSC के प्रीलिम्स के क्वेश्चन में या मेंस के क्वेश्चन में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये देखिए पहले 2017 में हुआ, फिर 2022 में हुआ, फिर 3 साल में हुआ। तो अब ये लोग टारगेट किए हैं कि हर 3 साल में इसको करेंगे। UN ओशियन कॉन्फ्रेंस, ये आपको याद रहना चाहिए कि SDG 14 को टारगेट करता है। उसके बाद जो अभी जो इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट है जो हम लोग देखे UN क्लॉज, उसके अंडर है बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन एग्रीमेंट, BBNJ। इसको ये भी बोलते हैं हाई सीज ट्रीटी। अब इसका क्या है, ये अंडर UN क्लॉज है और ये लीगली बाइंडिंग है। लीगली बाइंडिंग का मतलब क्या हुआ कि आपको अगर अपने लेजिस्लेशन में, अपने देश के लेजिस्लेशन में कुछ चेंजेस करना है तो वो करना पड़ेगा। ये इसका 4 मेन थीम है। पहला है मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज। जेनेटिक रिसोर्सेज तो आप समझ ही रहे हैं, जीन से रिलेटेड। एरिया बेस्ड मैनेजमेंट टूल्स, जैसे कल हम लोग देखे थे न्यूज में
मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज, इसको एक्सपैंड किया जाएगा। तीसरा है एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ये भी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और चौथा है कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रांसफर ऑफ मरीन टेक्नोलॉजी। अब ये बीबीएनजे आईसीटी जो है, देखिए अभी ये साइन, इसमें 60 कंट्रीज इसको रेटिफाई कर दिए और जनवरी 2026 से ये लागू होने वाला है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, इस बार प्रीलिम्स का एक प्रोबेबल क्वेश्चन है ये। अब इसमें एक और जो यूपीएससी पूछ सकता है वो होता है कि देखिए इंडिया इसको साइन किया है लेकिन रेटिफाई नहीं किया है, तो साइन और रेटिफाई में क्या अंतर है? अब साइन करता है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट गया वहां पे किसी कॉन्फ्रेंस में गया, कहीं गया, वो साइन कर दिया। अब उसको रेटिफाई करना है। तो अगर आप आर्टिकल 253 देखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो क्या पढ़ता है कि लेजिस्लेशन फॉर गिविंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, उसमें क्या है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन द फॉरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, Parliament has power to make any law for the whole or any part of the territory of India for implementing any treaty, agreement, or convention with any other country or countries or any decision made at any international conference, association, or other body. सरकार वहां पे साइन करके आएगी, उसके बाद एक पार्लियामेंट उसको पारित करेगा। जब वो पारित हो जाएगा तब वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति उसको एसेंट देंगे और तब उसको बोलेंगे कि हाँ ये रेटिफाई हो गया है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि रेटिफाई कौन करता है इंडिया में, तो पार्लियामेंट। ढेर सारे कंट्रीज है जहाँ पे कैबिनेट भी रेटिफाई करते हैं, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, आर्टिकल 253। उसके अलावा एक टर्म है सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, और एक G20 का समिट हुआ है जोहानिसबर्ग में, ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। केवल G20, ये जोहानिसबर्ग वाला ही नहीं, जो इंडिया में हुआ है वो वाला भी। और इंडिया और इसके बीच में भी शायद हुआ है, अगर वो हुआ है तो उसको भी आप चेक कर लीजिएगा, मेरे को अभी याद नहीं है, वो भी आपको कवर करना पड़ेगा। ये सब टॉपिक पे अगर आपको नोट चाहिए ना, तो आप मेरे को कमेंट कर देना, अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे चाहिए हम उस पर एक वीडियो बना देंगे। द पार्टी दैट टुक अ ट्रेजिक टर्न इन गोवा, ये गोवा में जो हुआ है, जो आग लग गया था उसके ऊपर है। ये हमारे पूर्व होम मिनिस्टर हैं शिवराज पाटिल, इनका देहांत हो गया है। 10 माओइस्ट सरेंडर, फिर से एक सरेंडर हुआ है 10 माओइस्ट का। ये जो माओइस्ट लोग जो सरेंडर कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इस सरकार के लिए, जो स्टेट गवर्नमेंट है और यूनियन गवर्नमेंट के लिए। इस पे एक सवाल भी बन सकता है कि इतना सारा जो सरेंडर है, सरेंडर पॉलिसी पे, रिहेबिलिटेशन पे, इस पे एक सवाल बन सकता है। नीड टू डेवलप लेफ्ट विंग हिट एक्सट्रीमिस्ट हिट एरियाज, छत्तीसगढ़ के सीएम बोल रहे हैं। सेंसस 2027, 11,718 करोड़ रुपया लगेगा। उसमें फिर एक एनसीआर है, एनपीआर है, ये सब छोटा मोटा टर्म है, आप देख लीजिएगा। सीबीआई अरेस्ट 6 इन्वॉल्व इन साइबर क्राइम नेटवर्क्स, नेवर राइट ऑन एनीथिंग सब जुडिस सेज सीजेआई कान। ओमिशन ऑफ कुकीज, अब राष्ट्रपति गई हैं वहाँ, शायद कुकीज वो एरिया में नहीं जा रही हैं, तो उस पर प्रोमिनेंट लीडर्स, इनका पहले से तय होता है, अब नहीं गए तो ठीक है। प्रोमिनेंट लीडर्स फ्रॉम आसाम ज्वाइन कांग्रेस। राहुल कॉल्स फॉर डिबेट ऑन इम्पैक्ट ऑन एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन, अब एयर पोल्यूशन पे डिबेट होना तो चाहिए, वंदे मातरम पे हो गया तो इस पे तो होना ही चाहिए। राज्यसभा एडजर्न, अब देखिए मिनिस्टर ही नहीं है, अब डिबेट हो रहा है, मिनिस्टर गायब है वहाँ से। फ्रेमवर्क टू फाइट फेक न्यूज हैज बीन मेड स्ट्रॉन्ग, अब वो तो सबको पता है कितना स्ट्रॉन्ग है। गवर्नमेंट कांट कैप एयर फेयर्स थ्रू आउट द ईयर, ये बात तो सही है यार, अब साल भर थोड़ी आप, वो तो डिमांड एंड सप्लाई है ना। और आप सोचिए कि आज इसको, इनको दिक्कत हुआ कि भाई मेरा इंडिगो का फ्लाइट कैंसिल हो रहा है, तो आप बोल रहे हो एयर फेयर लगा। बहुत लोगों को शिक्षा नहीं मिल रहा है, स्कूल नहीं है, तो प्राइवेट स्कूल्स का कैप कर दो कि गरीब लोग भी पढ़ सके प्राइवेट स्कूल में। ट्यूशंस का, कोचिंग का प्राइस कैप कर दो। गवर्नमेंट लाइकली टू रीनेम मनरेगा टू पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। अब बस यही है, रीनेमिंग चल रहा है। आरएस रिजोल्यूशन सीक्स फ्री कंपलसरी अर्ली चाइल्डहुड केयर, ये जो है ये एक बोल रही हैं कि जैसे आर्टिकल 21A है, तो आप आर्टिकल 21B भी लाइए, क्योंकि 21A जो है वो 6 to 14 को टारगेट करता है। ये बोल रही है कि उसके पहले वाले बच्चों का भी कंपलसरी होना चाहिए, तो वो अब देखा जाएगा, बिल एक्ट बनता है तो वी विल कवर दैट।
5,000 एक्स सर्विसमैन टू फिल रेलवे पॉइंट्समैन पोस्ट, कवर डॉक्टर्स रिप्यूटेड। आरएसएस चीफ देखिए सावरकर जी का मूर्ति अनवील हुआ है। हो सकता है इस बार सावरकर पे भी सवाल आ जाए, हु नोज। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन ऑन वेजेस बियॉन्ड 15,000 वॉलेंट्री। इंडिया ऑफर्स फाइनल डील टू यूएस बट टैरिफ रिमूवल इज फोकस। अब देखिए क्या होता है, ये डील होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ट्रम्प तो पागल हैं, कुछ भी कर ले। वीपीएन आपको पता था, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, के पहले एक बार डिस्कस हो चुका है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये यूपीएससी सिंपल सा क्वेश्चन देगा एकदम। वीपीएन ऑफन सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू न्यूक्लियर इंश्योरेंस ओपन अप। ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर न्यूज़ है। ओलंपिक नाउ इन, ये इस पे भी यूपीएससी प्री में पूछ ही सकता है। ऑल सेल्स इन कीप्स मोमेंटम, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। यूनियन कैबिनेट अलाउज एक्सपोर्ट ऑफ कोल। टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन एक है। टेक्निकल टेक्सटाइल क्या होता है, जैसे पैराशूट हो गया, वो भी टेक्सटाइल है, लेकिन वो नॉर्मल टेक्सटाइल नहीं है, उसको बोलते हैं टेक्निकल टेक्सटाइल। फिर आप देखिए ईयू सेट टू लॉक अप रशियाज फ्रोजन एसेट्स। ये पता नहीं झगड़ा कब खत्म होगा। यूएस सैंक्शंस रिलेटिव्स ऑफ माडुरो। अब ये इनके पीछे पड़े हुए हैं, साउथ अमेरिका के लीडर हैं, इनसे लड़ाई कर लिया है, पता नहीं ट्रम्प क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान एक्सपाई, इनको 14 साल का जेल हो गया। इंडिया फ्रीज अप बिजनेस वीज़ा। अब चाइनीज़ लोगों के लिए हम लोग वीज़ा अलाउ कर रहे हैं। तो जो पहले जो इनका था 2020 में, आप याद करिए जब गलवान में हुआ था, उसके बाद तो पूरा एंटी चाइना चल रहा था। थाईलैंड कंबोडिया बोले हैं कि ठीक है हम लोग शांत अब रह जाएंगे। झगड़ा चल रहा था 2 दिन से, हम लोग देख रहे थे। उसके बाद इधर आते हैं रीजनल में। रूल्स नोटिफाइड एनफोर्समेंट ऑफ लॉ रेगुलेटिंग स्कूल फी। सी ए क्यू एम आपको पता होना चाहिए। सी ए क्यू एम क्या है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर, सॉरी, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर एंड एडजॉइनिंग एरियाज, ये आपको पता रहना चाहिए। सीपीसीबी एसपीसीबी सब भी आपको थोड़ा बहुत देख लीजिए। वुमेन आर 2 sons फाउंड डेड, बंगलो ऑन गवर्नमेंट लैंड, ट्रेनिंग ऑन फॉर गवर्नमेंट टीचर्स इन इंडियन नॉलेज सिस्टम, ये अच्छा है। माओइस्ट एलिमिनेशन गवर्नमेंट्स बिगेस्ट विक्ट्री। अब ये खुद का ही पीठ थोप रहे हैं, थपथपा रहे हैं। Unintended person poses as Delhi BJP chief. Mamta files an enumeration form on last day. Opposition targets her for false claim. ममता बनर्जी अपने आप में एक अलग जुझारू औरत है। King of 1984 Riots victims get job letters. 70% पोल प्रॉमिस फुलफिल्ड। ये देखिए अब 70% कर दिए भाई, 3 साल में 30% करोगे, फिर उसके आगे क्या करोगे। सारा प्रॉमिस ये लोग फुलफिल कर रहे हैं। महायुति विल कंटेक्स्ट, सॉरी, कविता सेंड्स लीगल नोटिस। यूपी बीजेपी चीफ अमरिंदर से, अब देखिए ये जो है अमरिंदर से बीजेपी रिजिड इन इट्स अप्रोच, ये कांग्रेस छोड़ के गए थे, फिर अब बोल रहे हैं कि कांग्रेस ही बेटर है भाई। एमएलए फ्रॉम कुशवाहा पार्टी, सेंस ऑफ फेयरनेस बिहाइंड नॉन, ठीक है। ये देखिए ये जो है इन कर्नाटका 188 गवर्नमेंट स्कूल्स हैव जीरो एनरोलमेंट, ओनली 1 टीचर इन 6675 इंस्टीट्यूट्स। ये आप मेंस में इंट्रोडक्शन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। नासिक में कुंभ होता है तो उसी का प्रिपरेशन हो रहा है। एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, आपको पता होना चाहिए। एनजीटी एक्ट है 2010 का। एनजीटी के बारे में आपको पता होना चाहिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडीज है। ये क्या है, इसका बेसिकली फंक्शन है जो जुडिशरी पे जो एनवायरमेंटल जो केसेस थे उसको हटा करके एनजीटी में डाला जाए, ताकि एक्सपर्टीज मिले और जुडिशरी अपना जो काम है वो कर सके। ये अभी तक चल रहा है दीपोथून वाला। आफ्टर ब्रेकफास्ट में डीकेएस एट डिनर, योर ड्रीम माई करेज विनिस। एक्टर रेप केस, ये वही है जिसमें एडिटोरियल है। स्टेट हाई कोर्ट वर्डिक्ट एंड मुनाम्बम। कर्नाटका सेट्स अप टीम फॉर मेघदत्तू, कांग्रेस तो उसके फर्स्ट डे ड्यू टू सेट अप ओडिया स्टडीज, 9 killed and are defaming Kerala being honored, police foil BJP protest, Tamil Nadu crushing।
सेंटिमेंट्स, फोन टैपिंग, गवर्नमेंट टीम्स, आज का वैसा कुछ खास था नहीं। तो बस आज के लिए बस इतना ही। आप ये जो भी अलग अलग ये है, COP, UN क्लॉज, BBNJ, UN ओशन कॉन्फ्रेंस, ये सब आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए प्री के हिसाब से, मेंस के हिसाब से। मेंस में तो ये सब शायद ही डिटेल में पूछेगा, प्री का अच्छा क्वेश्चन बनता है। इन्फ्लेशन को आप मेंस के हिसाब से अच्छे से प्रिपेयर करिए, पूछ सकता है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा है 2020 में। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि वेटेज ऑफ फूड इन CPI इंडेक्स इज हायर देन दैट इन होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये स्टेटमेंट सही है। द WPI डज नॉट कैप्चर चेंजेस इन प्राइस ऑफ सर्विसेज विच CPI डज। ये भी सही है। WPI में सर्विसेज नहीं होते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नाउ एडॉप्टेड WPI एज इट्स, ये वाला गलत है, ये अभी भी CPI ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 A। ठीक है। और इसके बाद आपको अगर कोई वीडियो आपको मन करे, कोई टॉपिक आपको हार्ड लगे, तो वो आप उसके लिए आप मेरे को कमेंट कर देना। और अगर नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके मैसेज कर देना। और अच्छे से पढ़ाई करना। थैंक यू।